क्लास कुछ डाउट आया क्लास पहले इसमें डेफिनेट में किसी को? डेफिनेट का एमसीक्यूज हो गया था सॉल्व, होमवर्क दिया था मैंने। बताएंगे फटाफट, डेफिनेट का एमसीक्यू सॉल्व हो गया था कि बाकी है? तो वो फोर्थ सम बताओ ना, sin raised to 6 वाला। एक्चुअल में वो आंसर आ नहीं रहा है, उसको करने के लिए हम लोग को फिर एंट्रेंस का टॉपिक करना पड़ेगा, रिडक्शन फार्मूला, क्योंकि उसका आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है। सॉल्व हो रहा है तो ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो रिडक्शन फार्मूला करके टॉपिक है, आप अगर देखोगे तो टेक्स्ट बुक के एंड में दिया था, वो टेक्स्ट बुक के एंड में रिडक्शन फार्मूला दिया है, उससे सॉल्व होगा वो। आपको मैं चाहिए तो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, बट वो एंट्रेंस का टॉपिक है बेसिकली। देखते हैं। फोर्थ सम था ना वो? यस यस क्वेश्चन क्या था वो? 0 to π/2 ना, 0 to π/2 sin x to the power 6, और यहाँ पे था cos x to the power cos x का होल स्क्वायर dx, ठीक है, ऐसा कुछ था। एक मिनट हम लोग ने सॉल्व किया था तो हम लोग को मिला था sin x to the power 6 और दूसरा sin x to the power 8। सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको तो t raised to 6 t raised to 8 मिलेगा, बट उसके लिए यहाँ पे cos cube x चाहिए था, क्योंकि डेरिवेटिव भी मांगते हैं ना, अगर sin x पर t लेंगे तो t raised to 6 का आंसर मैंने बताया था t raised to 7/7 t raised to 9/9, ठीक है। एक आंसर ये था, आंसर आया था उसका कुछ हम लोग का 2/63 शायद, ठीक है, बट वो लॉजिकल नहीं है। तो इसको एक्चुअल में सॉल्व करने के लिए हम लोग को एंट्रेंस यूज करना पड़ेगा, विच इज नोन एज रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक्चुअल में इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में ऐसे समझ रहता है, टॉपिक को बोलते हैं वहां पे वॉल्स थ्योरम, ठीक है, इसको वॉल्स थ्योरम बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला देख लो, समझ आएगा आराम से। बट एक रिलेशन कैसे आ गया यहाँ पे डाउटफुल है, ठीक है, एक्सरसाइज में कहीं भी नहीं था। 0 to π/2 sin x to the power m into cos x to the power n, ये इवन का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 6 और 2 को मिला के इवन होता है ना। पहला केस बना देते हैं, when m and n are even, when m and n are even, जब m और n क्या होंगे? इवन होंगे। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, dx। पहले m का फॉर्मूला बनेगा, m का फॉर्मूला कैसे बनेगा? न्यूमरेटर में आएगा m-1, सब ऑड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, m-1 m-3 m-1 m-3 m-5, करते 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 कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है, ऑड वैल्यू। नीचे आएगा m+n इंटू m+n-2, नीचे दोनों के सब्ट्रैक्शन से इवन नंबर को डायरेक्ट करेंगे, m+n-4, ठीक है, डॉट 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 2 आ सकता है तो 1 आ सकता है, डिपेंड करता है क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेशन, अभी n को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड से, तो n-1 n-3 डॉट 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 1, चेक करते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? ये फॉर्मूला बाय हेड का काम का मेरे को लगता नहीं गलती से आ गया क्वेश्चन है। इधर cos क्यूब होना चाहिए, इधर cos क्यूब होना चाहिए सॉल्व होने के लिए। चलो ठीक है, अगर आया तो हम लोग सॉल्व तो करना ही इसको। तो देयरफॉर क्या है मेरा फॉर्मूला? 0 to π/2
क्या दिया यहाँ पे, sin x to the power 6, sin x to the power 6 into cos square x dx। ठीक है, चलो पहले साइन वाला सॉल्व करते हैं। ये n जो है वो साइन के फॉर्मूला से और n जो है वो cos की वैल्यू से। ठीक है, तो पुट करो m माइनस 1, m कितना है यहाँ पे 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, फिर m माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, इसका आगे सॉल्व होगा नहीं है। ठीक है, 1 तक आ गया, न्यूमरेटर समझ में आ गया। अब डिनोमिनेटर आ जाओ, m प्लस n, 6 प्लस 2 8 डॉट 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 4 4, हाँ 8 माइनस 6 2, जीरो तो लेंगे नहीं हम लोग, पूरा गायब हो जाएगा फिर। और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, n कितना मेरा 2, तो 2 माइनस 1 1, इसका आगे सॉल्व होगा ही नहीं। और जब भी ये आता है, जब भी m और n इवन आता है, we multiply it by 2, मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, मल्टीप्लाई करते हैं इसको पाई बाय 2 के साथ इनटू पाई बाय 2। ठीक है, जैसे इसको मैंने पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन जाएगा आंसर, सॉल्व करें, 1 जार 3 जार, राइट, 3 1 जार 3 2 जार। ठीक है, तो ऊपर बचेगा मेरे पास 5 5, और न्यूमरेटर में आएगा 8 4 जार 32, 32 8 जार 256, तो 5 5 अपॉन 256। ठीक है, ये आंसर आपका। टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ना, तो टेक्स्ट बुक के एंड में ना रिडक्शन फॉर्मूला दिया है, उसमें भी कंबाइंड वाला नहीं दिया, सिंगल सिंगल ही दिया है, और एक कंबाइंड सम में आया है। बेसिकली ये क्वेश्चन में कुछ तो एरर है, या तो अगर इसको सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, ये cos क्यूब x होता तो सॉल्व हो जाता था, क्यों, cos क्यूब x का मैं cos स्क्वायर x लेता, फिर cos x लेता, फिर sin x को t ले लेता तो cos x dx डेरिवेटिव में चला जाता था। तो कुछ ना कुछ तो दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका, पाई पाई अपॉन 256। समझा थोड़ा बहुत सबको, ये क्या फॉर्मूला याद रखो, समझ लो। सर वो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये n और n इवन है ना, तो इवन टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, इवन टर्म्स में हमारा ये जब लगाएंगे हम लोग क्या लगाएंगे, ये तो हमारा वैल्यू आ गया ना, हम लोग जब इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगा लेंगे, तो ये a 0 to पाई बाय 2 आता है ना, यस जो भी बचता है उसको पाई बाय 2 माइनस 0 तो पाई बाय 2 बचेगा वहां पे। ठीक है, यस सर। क्लियर है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, डेरिवेशन कराने के तो पूरा लेक्चर चला जाएगा इसका। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है, बट वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं, कि वो बहुत टाइम चला जाएगा, जितना काम का उतना पढ़ते हैं। अंडरस्टूड है सब, देख लो, और कुछ डाउट है क्या डेफिनेट में, एक बार देख के लो, डेफिनेट में कुछ और डाउट है क्या, कोई और सम आपको नहीं आया, जल्दी बताओगे, डेफिनेट में कोई और सम आपको नहीं आया तो, क्योंकि मैं आज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट स्टार्ट करूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही एक्सरसाइज है, 3 4 क्वेश्चन ही उसमें अच्छे से करेंगे वो। ठीक है, उसके लिए हम लोग को कोनिक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए। अच्छा, क्लियर, और कुछ डाउट है डेफिनेट में, देख के बताओ। कुछ और डाउट है क्लास, दिखा, चलिए हम लोग नए टॉपिक पे हमारे हटा दें इसको। चलो नए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है आज का एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन दो चीज के लिए यूज होता है, टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, और दूसरा टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कर्व। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बोलते थे उसको, लेकिन हम लोग को सिलेबस में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इस साल के लिए डिलीट किया गया है। ठीक है, या तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेबस से निकाल दिया, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो दो चीज के लिए काम में आता है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल तो इस टॉपिक को सिर्फ एरिया अंडर द कर्व पढ़ने वाले हैं। फाइंड एरिया अंडर द कर्व यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, फिफ्थ चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन।
application of definite integral. Definite integral. Application of definite integral. इसमें जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम है मेरा एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, चैप्टर नंबर 5. टॉपिक पे जाने देना. टॉपिक का नाम है एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, समझते हैं इसको अच्छे से फॉर्मूला. इसमें दो केस आता है एरिया अंडर द कर्व. पहला केस आता है कवर्ड बाय एक्स एक्सिस, तो दूसरा केस आता है कवर्ड बाय वाई एक्सिस. समझना अच्छे समझ में आ जाएगा. पहले डेफिनेशन देखो इसका. एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, तो दूसरा होता है बाउंडेड बाय वाई एक्सिस. पहले बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस कर लेते हैं. द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, the area bounded by the curve. कर्व का नाम है यहाँ पे y is equal to f of x. The area bounded by the curve y is equal to f of x. X axis and the lines क्या मेरा x is equal to a and x is equal to b. The area bounded by the curve y is equal to f of x. X axis and the lines x is equal to a and x is equal to b is given by, फॉर्मूला क्या है इसका वो देखो, is given by एरिया कैपिटल लेटर में a लिखा है, इंटीग्रल ऑफ लाइंस क्या है उसका x is equal to a और x is equal to b. यहाँ पे आएगा a to b f of x dx. f of x dx. ठीक है, इसको और अच्छे से लिखा तो क्या आएगा, ये इंटीग्रल ऑफ a to b f of x का वैल्यू कितना है y, तो y dx. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. मैं इसको ग्राफ के वे में समझते हैं क्या है ये, कैसे एरिया बनेगा. मान लो कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ठीक है, और ये मेरा कोई ग्राफ है. इस ग्राफ का नाम है y is equal to f of x. इस ग्राफ का नाम क्या है, y is equal to f of x. ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x. तो ये कर्व जो मैंने लिया है, ये कर्व क्या है मेरा y is equal to f of x. इस कर्व को हम बोलते हैं y is equal to f of x. ठीक है, x एक्सिस दे देगा and the lines x is equal to a and x is equal to b. x is equal to a यहाँ पे आएगा, मान लो x is equal to a, x को कट करेगा a पे, x is equal to b, x को कट करेगा b पे. ठीक है ना, तो ये एरिया फाइंड करना है. तो ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, इंटीग्रल ऑफ a to b, लिमिट्स ले लेंगे उसका a to b, फंक्शन ऑफ x dx. फंक्शन ऑफ x क्या मेरा y dx. तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x. लाइन देखो, ग्राफ समझ के लो. बाउंडेड बाय द बंद कर रहा है, इसको कवर्ड कर रहा है, चारों बाजू से बंद कर रहा है कौन, कर्व एक्स एक्सिस और लाइंस x इक्वल टू a और x इक्वल टू b. तो जो मैंने एरिया शेड किया इसको फाइंड करने के हम लोग बाय यूजिंग द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू, लिमिट जब लगा रहे थे हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं. तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to b y dx. इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगा के वी कैन गेट द आंसर. ठीक है ना, समझ में आया सबको ये पार्ट, प्लीज कंफर्म. समझा पहला पार्ट एवरीवन, समझा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका पूरा. ऐसे सेम हम लोग बाउंडेड बाय y एक्सिस भी कर सकते थे, इसका स्क्रीनशॉट लो. तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x हो गया. अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और दूसरा का बाउंडेड बाय y एक्सिस. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो. लिया सबने स्क्रीनशॉट? डन. ये फॉर्मूला याद रहेगा. बाउंडेड बाय x एक्सिस रहेगा तो इंटीग्रल ऑफ y dx, बाउंडेड बाय y एक्सिस रहेगा तो इंटीग्रल ऑफ x dy. ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं. हटा रहा हूं इसको. डन. सेकंड वाले पे आते हैं. द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा, इसका और नाम चेंज हो जाएगा. द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व का नाम चेंज हो जाएगा, एक्सिस का नाम चेंज हो जाएगा, लाइंस का नाम चेंज हो जाएगा. ठीक है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ध्यान देना चाहिए. सेकंड टॉपिक,
द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, अभी कर्व का नाम क्या रहेगा? कर्व का नाम रहेगा x इज इक्वल टू g ऑफ y, बाउंडेड बाय द कर्व y एक्सिस and the lines, y axis and the lines, y is equal to c and y is equal to d, ठीक है ना? is given by, क्या रहेगा आंसर? एरिया is equal to integral of c to d g of y dy, ठीक है ना? फंक्शन क्या है मेरा? g of y dy, g of y dy। अब आपको ये पता होना चाहिए इंटीग्रल ऑफ c to d विल बी सेम, g of y क्या है गाइस? g of y आपका x है, तो इसका आंसर आएगा x dy, ठीक है? क्या आएगा आंसर? x dy। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा लिमिट्स है, ठीक है? यहाँ पे ग्राफ बना लिया हमने, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है? y इज इक्वल टू c और y इज इक्वल टू d कहाँ पे आएगा? मान लो कि ग्राफ ऐसा है, मान लो कि ग्राफ ऐसा है, समझ लो कैसा भी हम लोग ने ग्राफ ले लिया। ग्राफ का इक्वेशन क्या है? ग्राफ का इक्वेशन है x इज इक्वल टू g ऑफ y, ठीक है? तो ये हमारा पहला लाइन होगा y इज इक्वल टू c और ये दूसरा लाइन होगा y इज इक्वल टू d, और ये रीजन हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट टू अपर लिमिट c टू d g ऑफ y dy। तो g ऑफ y कितना होता है? c टू d g ऑफ y x है, तो x dy। इंटीग्रेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू y। देखो समझ में आया? सेकंड टॉपिक में एरिया अंडर द कर्व क्लियर है सबको? ये एवरीवन अंडरस्टूड बोथ द पार्ट? ये यस सर। ठीक है? सिर्फ फॉर्मूला याद रखना और ये याद रखना है कि x एक्सिस बाउंड कर रहा है कि y एक्सिस बाउंड कर रहा है। x एक्सिस बाउंड कर रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y एक्सिस बाउंड कर रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ x dy, ठीक है? ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है? क्लियर है ये दोनों फॉर्मूला? अभी अगर ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आराम से हो जाएगा, अगर आपको डेफिनेट अच्छे से आता है तो, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे अच्छे से। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला देख लो फटाफट, सब लोग फॉर्मूला सब लोग फटाफट देख लो एरिया अंडर द कर्व का। टॉपिक पे चलते हैं, आ जाओ फर्स्ट एक्सरसाइज पे सब लोग, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट की फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक ही एक्सरसाइज है, आप देख सकते हो वहां पे एक सिंगल एक्सरसाइज है। फाइव पॉइंट वन हटा रहा इसको मैं, दो तीन सम सिखा रहा हूँ मैं, दो तीन सम आप लोग को दूंगा ट्राई करने के लिए, गिव योर बेस्ट फॉर द आंसर, ठीक है? समझना अच्छे से, ठीक है? दोनों फॉर्मूला आपको क्लियर है? मोस्टली फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस वाला, ठीक है? फर्स्ट वाला ज्यादा यूज होता है। आ जाओ क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट सम, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट सम। Find the area of the region bounded by the following curve, x-axis and the given lines. Find the area of the curve, एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बोला है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व, किससे बाउंड हो रहा है? एक्स एक्सिस से एंड द गिवन लाइंस एंड द गिवन लाइंस। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू होगा, बट इतना देख के समझ में आया कि ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x, x axis and the given length, ठीक है? x axis बोल दिया मतलब क्या रहेगा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दिया है y is equal to 2x, y is equal to 2x, लाइंस दिया है मुझे x is equal to 0 और x is equal to 5। लाइंस को देख के समझ में आया कि x equal to 0 x equal to 5 मतलब ये कौन सा रहेगा? x एक्सिस वाला कर्व है, ठीक है ना? अब स्टार्ट करेंगे गाइस, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है? यू नो द फॉर्मूला, एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ a टू b, ठीक है ना? ये फॉर्मूला है ना, इंटीग्रल ऑफ a टू b। सो a टू b कितना होगा? 0 to 5,
ऐसे लिखना है तो स्टार्टिंग में लिख दो। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या है, a to b y dx, ये फॉर्मूला है। x एक्सिस से बाउंड होगा तो a to b y dx, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये 0 to a, क्या हो जाएगा a to b, क्या हो जाएगा 0 to 5, 0 to 5 y dx, तो y कितना है मेरा 2x, तो 2x dx, ठीक है ना, कितना क्लियर है। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 टू द लिमिट ऑफ 0 to 5, समझा। ये 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा बाहर, क्या बचेगा अंदर, x स्क्वायर द लिमिट ऑफ 0 to 5। बस क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है। तो अपर लिमिट कितना आएगा इसका 25 माइनस 0, तो आपका आंसर कितना आएगा, एरिया है ना, तो एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आता है 25 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द आंसर। इससे इजी क्या मिलेगा, द आंसर इज 25 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो फॉर्मूला x एक्सिस बाउंड कर रहा था तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to b y dx, बस वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना है। देख लो अच्छे समझ में आ गया, अंडरस्टूड एवरीवन, सबको समझा? Yes, sir. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। डन, सेकंड सम पे चलते हैं। सब वन लाइन आंसर्स है, ठीक है। सम नंबर सेकंड, क्या दिया सेकंड सम, x is equal to 2y, y is equal to 0 and y is equal to 4। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन गलत है, ऊपर बाउंडेड बाय y एक्स जाना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। ये हटा देंगे लाइन, क्वेश्चन कुछ प्रिंटिंग एरर है। x is equal to 2y, y is equal to 0 and y is equal to 4। अभी y मिल रहा है मतलब आपका ये वाला ग्राफ आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या था, इंटीग्रल ऑफ एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dy, ये फॉर्मूला था x dy। y का लाइंस y का आ रहा है ना, मतलब y एक्सिस पे एंगल बन रहा है, तो ये टाइप 2 वाला हो गया। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ c to d, फॉर्मूला क्या था इसका x dy, राइट। अब c to d कितना होगा इसका, c इज द लोअर लिमिट, d इज द अपर लिमिट, तो 0 to 4। x dy कितना होगा 2y dy, कितना होगा ये 2y dy, ठीक है ना। फिर से 2 को बाहर निकाला, y का कितना आएगा आंसर, y स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रेशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू dy, y स्क्वायर बाय 2 टू द लिमिट ऑफ 0 to 4। वैल्यू पुट किया तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर ही मिलेगा, 2 कट हो जाएगा, 0 to 4 कितना आएगा आंसर, 4 स्क्वायर माइनस 0, इसका आंसर आएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आएगा इसका आंसर, 16 स्क्वायर यूनिट। समझा सबको, ये देख लो, अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ये था टाइप 2 पे, इस पे था ये टाइप 2 पे, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, हटा रहा हूं इसको। टाइप 1 का एक सम किया, टाइप 2 का एक सम किया, अब आगे आते हैं थोड़ा कंफ्यूज वाले सम्स पे, यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है। थर्ड सम फिर से बोला है बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, थर्ड सम में बोला है बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। अब थर्ड सम को तो अच्छे समझना, लाइंस दिया है मुझे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। गाइस ये तो हम लोग को सिर्फ कवर्ड लाइन दिख रहा है ना, 0 to 5, 0 to 4, बट बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है, तो x एक्सिस पे कौन कवर करेगा, 0 और 5 कवर करेगा। क्लास समझ में, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना ले। x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस, x इज इक्वल टू 5 क्या होता है, इधर आएगा, Yes. Yes. y इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है, y इक्वल टू 4 ये होता है। तो अगर मैं बाउंडेड बाय x एक्सिस कर रहा हूँ या बाउंडेड बाय y एक्सिस भी करूँ तो मेरा आंसर यही मिलने वाला है ना, यही चारों Yes. लाइन रेक्टेंगल फॉर्म में। आ रहा है समझ में कुछ, ठीक है, मेरे को यही फाइंड करना है।
तो इसका इक्वेशन क्या लेगा, अगर मैं बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस कर रहा हूँ तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो मेरा कर्व क्या है, वाई डी एक्स ये रहेगा ना, y इज इक्वल टू 4। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? टाइप 1 ले रहा यस हूँ सर। तो अगर मैंने टाइप 2 लिया रहता तो x इक्वल टू 5 आता था, x इक्वल टू 5 मैंने ये लाइन आता था, x इज इक्वल टू 5 इंटीग्रल ऑफ x dy। तो x का वैल्यू 5 पुट करता हूं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है, बाउंडेड बाय x एक्सिस। तो हम लोग क्या लेंगे, x एक्सिस से बाउंडेड है मतलब ये वाला लाइन लेंगे ना, y इज इक्वल टू 4। और कौन सा लाइन बंद कर रहा है इसको, x एक्सिस बंद कर रहा है, x इक्वल टू 0 बंद कर रहा है और x इक्वल टू 5 बंद कर रहा है, ठीक है। समझ में आया पक्का? तो हम लोग को ये सम सॉल्व करने के लिए दोनों मेथड पॉसिबल है, बाउंडेड बाय x एक्सिस भी ले सकते हैं, बाउंडेड बाय y एक्सिस भी ले सकते हैं, बट क्वेश्चन में बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है। सो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to b y dx, ये इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन होगा, राइट। एज पर द लिमिट्स क्या रहेगा, y dx, तो y का वैल्यू 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि वहां पे एरिया 0 हो जाएगा, क्या लेंगे 4 dx। तो y का वैल्यू आएगा 4 dx और लिमिट्स क्या आएगा x का, तो x का लिमिट क्या है 0 to 5, ठीक है। तो 4 कांस्टेंट बाहर निकाला, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू द लिमिट ऑफ 0 to 5 dx। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx कितना होगा, x होगा, कितना आएगा आंसर 4। इसका आंसर आएगा x द लिमिट ऑफ 0 to 5, कितना आएगा 4, अंदर कितना आएगा 5 माइनस 0, कितना आएगा आंसर 20 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आएगा, देखो द आंसर इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। समझा सब, एवरीवन अंडरस्टूड, समझ में आया पक्का? यस। यस सर, अगर किससे बाउंडेड नहीं दिया रहेगा तो दोनों भी निकालना पड़ेगा ना? अगर हम लोग को ऊपर बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस नहीं बोला है तो आप ऑप्शन आपके पास किसी से भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम में आएगा। समझा? यस सर। ठीक है, दोनों से आंसर सेम में आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर मेंशन किया है बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। हटा रहा हूं इसको, नेक्स्ट सम पे आते हैं, फोर्थ सम पे आते हैं। फोर्थ सम क्या है इसका, देखो सम नंबर 4। क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन x और लिमिट दिया है इसका x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। फॉर्मूला बताइए हमको। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू b y dx, a टू b y dx, यही फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं, a टू b कितना हो जाएगा, a हो जाएगा मेरा 0 और b हो जाएगा मेरा पाई बाय 2, y कितना हो जाएगा मेरा साइन x dx, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता है माइनस cos x, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस ऑफ cos x द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 2। अपर लिमिट माइनस बाहर निकालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आएगा cos पाई बाय 2 माइनस cos 0, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर निकाल लिया, cos पाई बाय 2 माइनस cos 0। सो माइनस भी ऑलरेडी cos 90 कितना होता है 0 और cos 0 कितना होता है 1, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। The answer is 1 square unit। समझा? Everyone understood? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, सिंपल सिंपल समझ लो। चलो सॉल्व करो, एक मिनट में क्या आता हूँ आगे तुमको देता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। सब इजी सी समझ, ज्यादा हार्ड नहीं है, एरिया अंडर द कर्व अगर अच्छे से समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो एरिया समझ में आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट सम जाते हैं, हटा रहा इसको। बात करेंगे यहाँ पे सम नंबर 6 का, फिफ्थ का सॉरी, सम नंबर 5 कितना दिया है, xy इज इक्वल टू 2 दिया है और लाइंस दिया है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। लाइंस दिया x इक्वल टू 1, तो लिमिट्स पता है 1 to 4, xy इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, xy इज इक्वल टू 2, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन में। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, अगर xy इज इक्वल टू 2 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2/x, ठीक है। So now area क्या है हमारा फॉर्मूला, एरिया इज इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर इज 1 अपर लिमिट इज 4। यहाँ पे क्या आता है y dx आता है, यही आता है ना y dx, यहाँ पे हम लोग a2 भी लिखते हैं,
ए टू बी वाई डी एक्स, वैल्यू पुट करेंगे इसका तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 to 4, y का वैल्यू कितना है 2 by x dx, कितना आएगा 2 by x dx, ठीक है। सो गाइस 2 को बाहर निकाला, सो 1 by x का इंटीग्रेशन कितना आएगा log x to the limit of 1 to 4, 2 will be as it is, कितना आएगा ये log 4 minus log 1, ठीक है। log 1 तो 0 होता है, log 4 will be as it is, log 1 हो जाएगा 0, इसका आंसर आएगा फाइनली कितना 2 times of log 4 square units। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, log of 16 लिख सकते हैं, log of 4 square log of 16 भी हो सकता है, ठीक है, अगर रूल लगाया तो। पूरा समझ में आया, एवरीवन अंडरस्टूड, यस समझा पक्का। चलो इसका सॉल्व करो। डायग्राम बनाओ। क्या बोल रहे हो, सर ग्राफ में डायग्राम इसका कैसे रहेगा, किस वाला? ये ग्राफ उसका बनाना पड़ेगा ना, इतना तो मेरे को पता है, अगर मैं एनुअली बनाता हूँ तो कर्व ऐसा रहेगा और ये लाइन क्या रहेगा 1 और 4, ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा 2 by x का, यस सर समझा। तो ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स लेके ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यस तो एज्यूम करो y मिलेगा, तो ऐसे 10-12 पॉइंट्स निकालो, उसको कर्व खींच लो, ठीक है, समझ में आ गया। यस चलो सॉल्व करो, 7 8 सॉल्व करो फटाफट, 7th वाला सॉल्व करो, गेट द आंसर फॉर 7, गेट द आंसर फॉर 7th वन फास्ट। 7th का क्वेश्चन क्या है, y square is equal to 16x, y square is equal to 16x, और यहाँ पे लिमिट्स दिया x is equal to 0 और x is equal to 4। सॉल्व करो 7 वाला, आंसर बताओ कितना आ रहा है, सम नंबर 7 100% दो अपना, y square is equal to 16x, x is equal to 0 and x is equal to 4। y square is equal to 16x under the limit x is equal to 0 and x equal to 4। कितना आंसर, y square is equal to 16x, x 0 दिया और x 4 दिया है। क्लास आया क्या आंसर, टाइम वेस्ट मत करो, आया आंसर। सर 16/3 है। 16/3, यस सर 16/3 है। ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ तुमको, y square is equal to 16x, मैंने जानबूझ के सम आप लोगों को दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि आप ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करो इस पे। समझ सर में इसका आपको? 64/3 आ रहा है, 64/3 y स्क्वायर। हाँ तो थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा ज्यादा गलत नहीं है, ध्यान देना। y square is equal to 16x to the limit of x equal to 0 and x equal to 4, guys।
अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में कोनिक्स पढ़ा है तो ये इक्वेशन किसका है पता है? पैराबोला का। नहीं हुआ सर 11th में। 11 में कोनिक्स नहीं हुआ था? सर हाइपरबोला तो नहीं हुआ। नहीं तो फिर टफ है, फिर कोनिक्स नहीं हुआ था तो फिर ये सब टॉपिक समझ में नहीं आएगा। फिर देखते हैं, चलो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ शॉर्टकट में जितना मेरे से होता है। राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला बिना कोनिक्स के होगा ही नहीं है। अच्छा ये नहीं होगा तो आगे एक और चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी बिना कोनिक्स के नहीं होगा। तो सर से बात करो कोनिक्स के लिए। यस सर। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, क्योंकि सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अगला टॉपिक आएगा हमारा अपवर्ड पैराबोला, और डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला कम से कम बेसिक तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, ये 4 स्टैंडर्ड टाइप के पैराबोलाज हैं। कोनिक्स में 3 शेप मिलते हैं हम लोग को, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल अभी पैराबोला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राइट हैंडेड पैराबोला क्या है मेरा? राइट हैंडेड पैराबोला ऐसा होता है, ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका वर्टेक्स होता है ओरिजिन पे, और भी बहुत सारे कुछ लैटिस रेक्टम, फोकस एंड ऑल सब कुछ है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक पे आता है। ठीक है, सेम वे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला क्या होगा? इसको राइट हैंडेड पैराबोला क्यों बोला? क्योंकि राइट में है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला क्या होगा? जो लेफ्ट में रहेगा, तो इस टॉपिक को बोलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। अपवर्ड पैराबोला क्या है? अपवर्ड पैराबोला होगा ये, इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग अपवर्ड पैराबोला। इसका इक्वेशन रहेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। फिर आता है डाउनवर्ड पैराबोला हमारा। डाउनवर्ड पैराबोला क्या रहेगा? ये वाला पार्ट रहेगा डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या रहेगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, ये बना लो फटाफट, पहले 1 मिनट आपके पास, इसको बना लो क्योंकि आगे से इसके ऊपर ही कम है। इसको बना लो फटाफट, समझ लो क्या दिखाई। आगे इसके बहुत से टॉपिक्स हैं। लैटिस रेक्टम क्या होता है, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना पढ़ लो। राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, इन चारों में आपका जो क्वेश्चन है उसको देखो कौन से फॉर्म में है। वो क्वेश्चन देखो, समझ जाएगा कौन से फॉर्म में है। राइट हैंडेड पैराबोला। तो क्वेश्चन क्लियरली हमारा राइट हैंडेड पैराबोला के फॉर्म में। ठीक है, यस। तो क्वेश्चन देखते हैं और एक्चुअली हमको सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम पेपर में बहुत आते हैं और आगे से वैसे ही क्वेश्चन से इधर आता है। ठीक है, तो आगे यही सब क्वेश्चन दिए। बनाया सबने? ये बना लिया? यस। यस। समझते हैं टॉपिक को, आगे हटा रहा है उसको। ठीक है ना, ग्राफ पे जाएंगे y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो हमको समझ जाएगा कि इसका ग्राफ राइट हैंडेड पैराबोला है। तो राइट हैंडेड पैराबोला मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, तो सम्स में मैं आपको कराते जाऊंगा जो जो भी आएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये ग्राफ क्या है मेरा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। कहां से कट हो रहा है लाइन? x इक्वल टू 0 पे कट हो रहा है और x इक्वल टू 4 पे कट हो रहा है। ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पे कट हो रहा है और x इक्वल टू 4 पे कट हो रहा है। तो x इक्वल टू 4 पे कट हो रहा है मतलब ये रहेगा।
ठीक है, ये रहेगा मेरा x इक्वल टू 4। तो आपके पास शेडेड रीजन नहीं आ रहा ना, तो प्रॉब्लम यही हो रहा था यहाँ पे कि डबल रीजन आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी। अगर सिर्फ एक ही बाजू से होता था ग्राफ नीचे, अगर ये ग्राफ नीचे नहीं आया होता, सिर्फ इतना ही होता था, तो हम लोग का आंसर 164/3 राइट होता था। बट यहाँ पे पैराबोला का शेप की वजह से हम लोग को फिगर एक्स एक्सिस को ऊपर भी मिल रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे भी मिल रहा है। अब हमको पता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल है, जितना पार्ट ऊपर रहेगा उतना पार्ट नीचे भी रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो पैराबोला को सिमेट्रिकली कट करता है, जितना पार्ट ऊपर है उतना पार्ट नीचे है। तो अगर मैंने बोला कि ये पार्ट 8 है तो ये भी पार्ट 8 हो जाएगा, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 6। आया समझ में कुछ पक्का? तो समझा? यस सर। तो इसका Yes, sir. रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा, सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, मेरे को y स्क्वायर निकालना नहीं पता है, y स्क्वायर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे इसका। हम लोग क्या करेंगे, इसको y में कन्वर्ट करेंगे। और y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y विल बी व्हाट, 16 हो जाएगा 4 और x हो जाएगा √x, तो y हो जाएगा मेरा 4√x। फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y कितना मिल जाएगा मुझे, 4√x, ठीक है ना। सो नाउ रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा देखो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y dx, मानते हो? हाँ, इंटीग्रल ऑफ y dx, ये हमको पता है, इंटीग्रल ऑफ y dx with the limit of what, with the limit of लाइंस का दिया है 0 to 4, बस इतना किया। अगर मैं इतना ही कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतना पोर्शन निकाल रहा हूँ, इतना ही पोर्शन नहीं चाहिए, एक्स एक्सिस को ऊपर का नहीं चाहिए, एक्स एक्सिस का नीचे का भी चाहिए। मेरे को आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सिमेट्रिकल पार्ट है, जितना एरिया आएगा उसका डबल आंसर आएगा, सिमेट्रिकल की वजह से। बोलो क्लियर है? आगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? Yes. बोलो हाँ ना, समझा? 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सिमेट्रिकल एरिया, जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे भी है, जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे भी है। तो ये एरिया जितना मेरा ऊपर है, कितना एरिया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, उतना एरिया नीचे भी आ रहा है, तो डबल हो जाएगा ये, ठीक है। अभी सॉल्व करने के आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। तो कैसा आएगा, 2 विल बी आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ y कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ y कितना है मेरा 4√x with the limit of 0 to 4 dx, the limit of 0 to 4 dx, 2 और 4 मिलके 8 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ √x कितना होता है, x raised to हाफ का इंटीग्रेशन इज x raised to 3/2 upon 3/2, x raised to 3/2 divided by 3/2 with the limit of 0 to 4। तो 3/2 न्यूमरेटर में आएगा तो 2/3 हो जाएगा, सो 8 into 2/3 क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, 4 raised to 3/2 माइनस 0 कितना होगा, ये हो जाएगा 16/3, ठीक है। और 4 raised to 3/2 कितना होगा, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। तो वो समझ में आया कैसे करना है, पहले 4 का क्यूब लेने का, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, तो 64 का पावर हाफ है, तो 64 का पावर हाफ है मतलब स्क्वायर रूट है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है, 0। अंडरस्टूड? तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 128 128/3. 8/3। आपको समझा क्या क्या रॉन्ग हो गया आपसे? आपने सिर्फ ऊपर का पोर्शन निकाला था, 64/3 आया था, नीचे का पोर्शन भी 64/3 होगा, तो 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर पैराबोला का टाइप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक जितना मिल रहा था वो लाइन मिल रहा था, तो लाइन से हम लोग को सिर्फ ऊपर का शेप मिलेगा, ठीक है ना। बट पैराबोला जो है वो जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना एक्स एक्सिस से नीचे भी है, यहाँ पे एरिया डबल हो जाएगा। देख लो अच्छे से, हम बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, अच्छे से देख के ले लो। सर बोलो सर बोलो ना, सुन रहा हूँ। सर एरिया के लिए वो फॉरवर्ड आगे 2 फिर इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्यों लिया, 2 क्यों लिया आगे? वही तो बताया था स्टार्टिंग में, हाँ सर, वो थोड़ा नेटवर्क इशू था ऐसे फिर। 2 इसलिए लिया क्योंकि हम लोग जब ग्राफ निकालते थे हम लोग सिर्फ इतना पार्ट निकालते हैं ना, ये निकाल रहे हैं हम लोग। और अगर आप ग्राफ देखते तो आपका ये डबल पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, दूसरा पोर्शन है, तो जितना एरिया एक्स एक्सिस को ऊपर रहेगा उतना एरिया एक्स एक्सिस से नीचे भी रहेगा, डबल एरिया हो जाएगा ना, इसलिए आगे 2 लगा था। अंडरस्टूड?
ग्राफ Yes, से sir. समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही था, 7 सम्स। आई होप कि सातों सम्स आपको समझ में आए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी वो बेसिकली सब पैराबोला के क्वेश्चंस है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हटा देता हूं मैं। ठीक है, सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब यहाँ पे क्लियरली नाम बता दिया लोगे, बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equal to 16x and its lattice rectum। अभी लैटिस रेक्टम क्या होता है इसे पता होना चाहिए। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे राइट हैंडेड पैराबोला का बता रहा हूँ सब कुछ, अब बाकी 3 जो है वो टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना अच्छे से। मोस्टली पेपर में राइट हैंडेड पैराबोला के बारे में पूछा जाता है, 99% राइट हैंडेड पैराबोला के बारे में आता है। ठीक है, सो उन्होंने अभी जस्ट डायग्राम दिखा था राइट हैंडेड पैराबोला का, यहाँ पे डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है, कर्व का नाम क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये मेरा कर्व है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये मेरा वर्टेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, इधर एक फोकस होता है s, जिसको हम लोग a,0 बोलते हैं। फोकस को जो परपेंडिकुलर होता है उसको लैटिस रेक्टम बोलते हैं। द लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, उसको लैटिस रेक्टम बोलते हैं। इसका नाम होता है l और l डैश। सब लिख के देता हूँ यहाँ पे, समझने की कोशिश करना। थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसका इक्वेशन क्या है वो लिखो। तो इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इसका इक्वेशन है। फोकस को हम लोग s बोलते हैं, फोकस को क्या बोलते हैं हम लोग, s। तो फोकस कितना है इसका, फोकस है इसका a,0। ठीक है, वर्टेक्स हर एक में सेम होता है। तो वर्टेक्स कितना है इसका, वर्टेक्स मतलब जहाँ पे एक्सिस और कर्व मीट करते हैं। तो एक्सिस और कर्व कहाँ पे मीट करते हैं, ओरिजिन पे। तो वर्टेक्स का रहेगा इसका 0,0, वर्टेक्स का रहेगा 0,0। एक्सिस आता है फिर यहाँ पे, एक्सिस मतलब है कि ऐसा लाइन जो कर्व को सिमेट्रिकली कट करे, एक ऐसा लाइन जो कर्व को सिमेट्रिकली कट करे। तो कौन सा लाइन है जो कर्व को सिमेट्रिकली कट कर रहा है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस। इसके बाद आता है यहाँ पे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम और एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। पहले पढ़ते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आपको मिलेगा 4a। कैसे मिलेगा 4a, सुनो ध्यान देना अच्छे से। ये पॉइंट कितना है, a,0। सो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट a ही होगा। तो ये भी, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट a होगा, y कोऑर्डिनेट पता नहीं, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट a होगा, y कोऑर्डिनेट पता नहीं। ठीक है ना, क्योंकि लाइन क्या है मेरा, x को कट कर रहा है a पे। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये इस कर्व पे लाई करता है। ठीक है ना, ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब मेरे को यहाँ पे x ही पता है ना, y पता नहीं है, तो मैं x का वैल्यू पुट करूंगा। तो 4a इंटू a कितना आएगा, 4a स्क्वायर। बट टेकिंग स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 2a, आगे आएगा प्लस और माइनस। तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव जाएगा। बोलो समझ में आएगा। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम कितना मिला, y इज इक्वल टू a,2 है और a,-2 है। बोलो समझा, प्लीज कंफर्मेशन दो। यस सर। ठीक है, तो लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या मिलेंगे, a,2 है, तो दूसरा क्या मिलेगा, a,-2 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। अगला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। गाइस ध्यान देना, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। एक सम सिखाऊंगा और ऐसा सेम सम अगर आएगा तो आप लोग से करवाऊंगा। सो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज L, a,2 है, एंड द सेकंड पॉइंट इज L डैश
इट इज a कॉमा -2a। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये पैराबोला के रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं, राइट हैंडेड पैराबोला के, ठीक है। इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फोकस a, 0, वर्टेक्स 0, 0, एक्सिस x एक्सिस, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम a, 2a और दूसरा a, -2a, a, 2a और दूसरा a, -2a। अंडरस्टूड? समझा ये एवरीवन? चलेगा? Yes. समझ में आया? स्क्रीनशॉट लिया इसका सबने? हटा दो इसको मैं। डन? चलो समझते आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। फिर से कर्व मेरा वही दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। कर्व मुझे फिर से वही दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड इट्स लैटिस रेक्टम। तो बाजू में पहले ग्राफ बना लेता हूं मैं। ग्राफ कैसे बनेगा आपको तो आइडिया मिल चुका है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x से राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ है, इसका लैटिस रेक्टम फोकस से पास होता है, ये फोकस है मेरा, ये मेरा लैटिस रेक्टम होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरा L, तो ये हो जाएगा मेरा L डैश। क्लियर है? ये मेरा वर्टेक्स, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये फाइंड करना है हम लोग को। फिर से पोर्शन डबल होगा, क्योंकि आप या तो ऊपर का निकाल सकते हो या तो नीचे का निकाल सकते हो। हम लोग ने ऊपर का पढ़ा है, बाउंडेड बाय x एक्सिस, तो फिर से इसका एरिया क्या हो जाएगा? डबल, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, पहले हम लोग को यहाँ पे फोकस निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका एंड पॉइंट जब तक नहीं मिलेगा ना काम नहीं होने वाला है। अब हमको पता है कि फोकस कितना है, a, 0, तो एक बार a मिल गया तो आपको ये लाइन मिल जाएगा। तो एक लाइन हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 0, एक लाइन हो जाएगा यहाँ से a, 0, ठीक है। आपको सबको पता है कि ये कितना होगा, a, 0। तो a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे हमारे इक्वेशन को, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कितना दिया है मेरा पैराबोला? कितना दिया है मेरा पैराबोला? दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ये हमारा पैराबोला दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। इसको कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला से। So comparing with इसको तो कंपेयर करेंगे, comparing with y square is equal to 4ax। तो जैसे हम लोग ने इसको y square equal to 4ax से कंपेयर किया, क्या मिलेगा? 4a का वैल्यू मिलेगा 16। तो therefore a कितना हो जाएगा मेरा? a का वैल्यू हो जाएगा 4। अभी a अगर 4 मिल गया है, समझ गया आपको लिमिट्स क्या आपका 0 to 4, डबल कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। तो फोकस कितना हो जाएगा मेरा? therefore फोकस क्या होता है? फोकस आपको बताया था मैंने, फोकस हमारा ज्यादातर S होता है, a, 0, और a, 0 कितना हो जाएगा मेरा? 4, 0। तो फोकस कितना आ जाएगा मेरा? 4, 0, ठीक है। लाइन मिल चुका है मेरे को। तो पहला लाइन x इक्वल टू 0, दूसरा लाइन x इक्वल टू 4। बोलो यहाँ तक समझ में आया? लाइंस मिल चुका है, Yes. ठीक है। अब आगे चलते हैं। ग्राफ बता दिया मैंने आपको, डबल क्यों करेंगे आपको पता ही है। तो ना पहले इसको सॉल्व करते हैं, पिछला वाला समय है। तो फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, कितना आएगा आंसर? y इज इक्वल टू 4 रूट x, y इज इक्वल टू 4 रूट x, ठीक है। तो therefore now area of required region कितना होगा? we know the formula, area is equal to integral of a to b y dx, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ a to b कितना होगा? a कितना है मेरा? a मेरा 0 है, b कितना है मेरा? 4 है, y dx कितना होगा मेरा? 4 रूट x dx, 4 रूट x dx, ये है ना। y का वैल्यू 4 रूट x है, तो 4 को बाहर निकाला हम लोग ने, और हमको आगे 2 भी लेना पड़ेगा। बोलो 2 क्यों लेना? आगे सिमेट्रिकल एरिया है, तो उसे ऊपर का मिलेगा, नीचे का भी चाहिए ना, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा आगे। नीचे वाले समय कराया था मैंने, ठीक है ना। क्या आएगा इसका आंसर? 2, फिर 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रल ऑफ रूट x dx, द लिमिट ऑफ 0 to 4, ठीक है। तो 2 4 का कितना हो गया? 2 4 8 हो गया रूट x। अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x raised to half, x raised to half का इंटीग्रेशन कितना होगा? 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 टू द लिमिट ऑफ 0 to 4,
समझा? फिर 3/2 बाहर आके 3/2 बाहर आके 2/3 हो जाएगा। द लिमिट ऑफ फिर से वही मिल रहा है 4⁵3/2 -0। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 16/3। अंदर कितना आ रहा है? 4⁵3/2 कितना आएगा? 4 का क्यूब 8 फिर से इसका आंसर 80 आएगा। तो आंसर वही आ रहा है फिर से ना, सेम आंसर आया। कितना हो गया आंसर? 120। 128/3. 8/3 स्क्वायर यूनिट। चेक करो राइट है क्या आंसर? Yes. यस 8/3 स्क्वायर, सेम आंसर आया ना? अंडरस्टूड क्लास? समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। नेक्स्ट सम पे आते हैं। ठीक है, y² इक्वल टू 16x। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम था। हटा रहा हूं इसको, मैं नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट सबने? समझ में आ रहा है पक्का सबको? जिन लोग भी ध्यान दे रहे हैं उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ज्यादा Yes. हार्ड नहीं है, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, पैराबोला भी आपको नहीं करा है तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कवर कर रहे हैं हम लोग उसका टॉपिक। ठीक है, चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। दिया है क्वेश्चन में पैराबोला y is equal to 4 minus x square and the x axis। अच्छा, y is equal to 4 minus x square ये पैराबोला ही नहीं लग रहा है, तो इसको पैराबोला बनाने के लिए x square is equal to 4 minus y हो जाएगा, तो ये डाउनवर्ड पैरा हो जाएगा। x square is equal to 4 minus y, मैंने आपको भी जस्ट पढ़ाया था। देखो y is equal to 4 minus x square, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर ये पैराबोला है तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यहाँ पे रहेगा, ये y यहाँ पे आएगा 4 minus y। तो इसको ऐसा लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 minus y कितना आएगा? माइनस ऑफ 4 minus y या माइनस ऑफ y minus 4। अगर अच्छे से देखोगे आपको कौन से फॉर्म में आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसका इक्वेशन था ये डाउनवर्ड पैराबोला। तो समझ में आ रहा है क्या? देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आ रहा है बाहर, अंदर 4ay के जगह पे आ रहा है y minus 4। तो ये कौन सा टाइप का पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है ना, इस तरीके से रहेगा डाउनवर्ड पैराबोला। और यहाँ पे y minus 4 है तो 4 पे कट कर रहा है, 4 से पास हो गए। चलो बताता हूँ मैं, डायग्राम नहीं आएगा तो सम नहीं आएगा, डायग्राम समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है, तो 0 हो जाता अगर नहीं पढ़ते तो बराबर। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिया वो लिखो। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया गया हमको y इज इक्वल टू 4 minus x square। y is equal to 4 minus x square, ये मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, सो देयरफॉर x square is equal to 4 minus y आ जाएगा। x square is equal to 4 minus y। ठीक है, अगर इसको अच्छे से सॉल्व किया ना तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, x square इक्वल टू 4 minus y। तो यहाँ से अगर वर्टेक्स निकालना है तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का केस होता है। इसका केस होता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 minus 1। चलो अगर नहीं भी निकाला कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व किया, अगर मैंने ये पढ़ा है सर्कल का फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, क्या होता है फॉर्मूला? x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square। पढ़ा है सबने ये? x minus h the whole square। ठीक है, तो इसमें सेंटर क्या होता है? h कॉमा k होता है ना सेंटर, पढ़ा जाएगा ना आपने? सर्कल का सेंटर क्या होता है? h कॉमा k, पढ़ा है कि नहीं? Yes. भी इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं x, ध्यान देना, x स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं x minus 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, x minus 0 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मैंने बताया था आपको y minus 4, अभी मैंने सिखाया था आपको, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y minus 4। तो इससे मेरा वर्टेक्स क्या मिलेगा? x का 0 और y का 4। तो मेरा यहाँ पे वर्टेक्स का आएगा, वर्टेक्स 0,0 नहीं है, मतलब आपका जो पैराबोला वो स्टैंडर्ड नहीं है। वर्टेक्स का रहेगा यहाँ पे, वर्टेक्स रहेगा आपका 0,4।
ये मेरा वर्टेक्स है। तो 0,4 अगर मेरा वर्टेक्स है तो मेरा जो ग्राफ है पैराबोला का वो 0 से पास नहीं होने वाला है, वो 4 से पास हो रहा है, 0,4 से पास होने वाला है। तो 0,4 कहाँ पे आता है आपको अच्छे से पता ही होगा, 0,4 यहाँ पे आता है। तो मेरा ग्राफ जो है यहाँ पे पास होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है मेरा 0,4, इसका वर्टेक्स 0,4 है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब आपको इतना टॉपिक इतना पार्ट निकालना है, तो एक बाजू का निकाल के डबल कर लेंगे, सिमेट्रिकली है, ठीक है ना। एक बाजू का निकाल के डबल कर लेंगे। बोलो इतना समझ में आया, ग्राफ समझ में आया सबको, आया ना। वर्टेक्स 0,4 क्यों है समझ में आया ना, ठीक है। कंपेयर करेंगे इसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला। तो x पे 0 था, y पे 4 था, तो 0,4 वर्टेक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो हम लोग को ये इतना पोर्शन निकालना है क्योंकि बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है, तो ये पोर्शन निकालेंगे, इसका डबल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं, ध्यान देना आगे, ठीक है। अभी मेरे को कम से कम अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो मुझे ये दोनों पॉइंट तो चाहिए, कहाँ पे कट कर रहा है ये पॉइंट चाहिए मुझे और ये पॉइंट चाहिए, ये दोनों पॉइंट मुझे पता होने चाहिए। तो कम से कम मैं ये वाले पॉइंट को 0 ले लूंगा और ये वाला पॉइंट को लेके डबल कर लूंगा। बाउंडेड बाय द लाइंस पता होना चाहिए ना, तो बीच में तो 0 है नो डाउट, और जब तक ये दोनों पॉइंट्स नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होने वाला मेरा। अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, समझ में आया। तो अगर मेरे को ये पॉइंट्स फाइंड करना है कि ये पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट किया है, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, for points of intersection of the parabola with x-axis, for points of intersection of parabola with x-axis, for points of intersection of parabola with x-axis, we put y is equal to 0 in the equation. y is equal to 0 क्योंकि x-axis का इक्वेशन क्या है, y is equal to 0. We put y is equal to 0 in its equation. ठीक है ना। इक्वेशन क्या था, y is equal to 4 minus x square, तो y की जगह 0 डाला, 0 is equal to 4 minus x square, तो x square कितना मिला मुझे, x square मुझे मिला 4, और अगर x square 4 आ गया तो x कितना आ गया प्लस और माइनस 2, तो मेरा एंड पॉइंट्स क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा 2,0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये वाला पॉइंट होगा -2,0, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मेरा एंड पॉइंट क्या आ गया 2,0 एंड -2,0। so therefore we can say that the parabola क्या कर रहा है, the parabola intersects the x axis at 2 points. The parabola intersects the x axis at 2 points. कौन सा पॉइंट है, पहला a कितना दिया मुझे 2,0, तो a को मैंने 2,0 लिया, एंड दूसरा b कितना होगा मेरा -2,0. So the parabola intersects the x-axis at a 2,0 and b -2,0. बोलो समझ में आया, क्लियर है इतना, यस समझा सबको। तो ग्राफ थोड़ा अच्छे से बना, ग्राफ के बेसिस पे पूरा आंसर है, ग्राफ थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। पॉइंट्स मिल चुका है तो काम हो गया लगभग, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वर्टेक्स कितना मिला मुझे 0,4, ये मेरा ओरिजिन सिमेट्रिकल पार्ट है, ये मिला मुझे, इसको हम लोग ने a लिया था, a 4,0, और इसको हम लोग ने b लिया था, b -4,0, ठीक है ना। 2,0 सॉरी, यहाँ पे आएगा 2,0 और यहाँ पे आएगा -2,0, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो हम लोग को अभी ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ द कर्व पता ही है, इक्वेशन ऑफ द कर्व कितना होगा, y is equal to 4 minus x square। मैं यहाँ पे डाउन राइट हैंडेड पैराबोला यूज कर रहा हूँ, मेरे को इक्वेशन निकालने आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, अब ध्यान दो। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, नाउ एरिया कितना होगा मेरा, एरिया इज इक्वल टू 2 आएगा आगे, समझा, 2 क्यों, सिमेट्रिकल पार्ट्स है,
तो 2 लेंगे आगे इंटीग्रल ऑफ 0 to 8। तो हम लोग पहले इतना वाला पार्ट निकालेंगे ना, इस पार्ट को छोड़ देंगे ऐसे, इतना पार्ट निकालेंगे और डबल करेंगे। तो इसका लिमिट्स क्या है 0 से लेके 2 तक, ठीक है ना। लिमिट्स का इसका 0 से लेके 2 तक, तो लिमिट्स विल बी 0 to 2 इंटीग्रल ऑफ y dx। now y का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में क्लियरली, देखो 2 विल बी एज इट इज इंटीग्रल ऑफ y कितना दिया मुझे 4 minus x square, 4 minus x square dx। लिमिट्स क्या रहेगा इसका 0 to 2। बस इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा 4x, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा x क्यूब बाय 3 टू द लिमिट ऑफ 0 to 2, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 2 विल बी एज इट इज। सिर्फ इतना सब कुछ किया सिर्फ ये लिमिट फाइंड करने के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ ये अपर लिमिट क्या था ये फाइंड करने के लिए। तो इसको पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ले चुके हैं हम लोग। तो पहले 2 आएगा, तो कितना आएगा ये 8 minus 8/3, और जब 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा टू द लिमिट ऑफ, ठीक है। लिमिट पुट ही कर दिया हम लोग ने 0 to 2, ठीक है। सो 2 विल बी आउटसाइड, कितना हो जाएगा ये 24 minus 8/3 16/3, कितना आएगा हमारा फाइनल आंसर 32/3 आंसर आएगा इसका 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छे से देख लो सबको एक बार, क्योंकि ये थोड़ा पैराबोला के ऊपर था तो आपको समझ में आना चाहिए। द आंसर इज 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। देख लो अच्छे से सबको क्या किया कैसे किया है। जब तक आपको लाइन का एंड पॉइंट नहीं पता रहेगा तब तक सम सॉल्व नहीं होगा। तो एंड पॉइंट्स पता होना बहुत जरूरी है कि जो कर्व है उसको कौन कौन सा लाइन बाउंड कर रहा है। तो -2,0 कैसे निकाला, आपको समझना होगा कि पैराबोला ने x एक्सिस पे कट किया है। तो x एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है y = 0। तो y का वैल्यू 0 पुट किया तो यू गॉट x का दो वैल्यूज प्लस और माइनस 2। क्लियर है क्या, समझ में आया? अच्छे से देख लो एक बार। हो गई बात, समझ में आया? चले आगे नेक्स्ट पे। यस यस सर। ये नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग को दो दो कर्व मिलेगा। दोनों कर्व को प्रॉपर्ली हम लोग को सॉल्व करना आना चाहिए और उससे बीच का कॉमन रीजन निकालना आना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल पे जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो इजी था, इतना हार्ड नहीं है। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y square is equal to 2x। ये पैराबोला हो गया।
y स्क्वायर इक्वल टू 2x हो गया पैराबोला एंड y इज इक्वल टू 2x, ये हो गया मेरा लाइन। ठीक है, तो इस पैराबोला और इस लाइन के बीच में कितना एरिया ये बताना है हमें। ठीक है, पैराबोला और लाइन के बीच में कितना एरिया ये बताना है। y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 2x। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 2x। प्लीज ध्यान देना, मेरा लाइन बनेगा यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस, y स्क्वायर इक्वल टू 2x राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 2x मान लो, वर्टेक्स का 0,0 ही है ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है, और y इज इक्वल टू 2x, जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x कैसे बनेगा देखो, y इज इक्वल टू mx कौन से लाइन से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, वी ऑल नो दैट। तो ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा रहेगा ये। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे ये पैराबोला है मेरा, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, और ये लाइन है मेरा, लाइन क्या है मेरा, y इज इक्वल टू 2x। हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट फाइंड कर रहे हैं। फाइंड द एरिया find the area of the region included between y square equal to 2x and y is equal to 2x। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि लाइन y is equal to 2x ऐसा रहेगा। गाइस एरिया फाइंड करना है, पैराबोला तो पता ही है सबको, पैराबोला पता ही है। अब अगर एरिया फाइंड करना है तो ऑब्वियसली लाइन और पैराबोला अंदर अंदर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो एरिया 0 आ जाएगा ना। द केस कैन बी, ऐसा हो सकता था सर इसमें तो एरिया 0 हो जाएगा, सर ऐसा हो सकता था इसमें भी एरिया 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर एरिया फाइंड करना है हमें तो क्लियर है कि लाइन और एक्स एक्सिस, लाइन और पैराबोला एक रीजन बना रहे होंगे कट करने के बाद, कुछ ना कुछ पैराबोला का पार्ट ही कट कर रहा है, तभी तो एरिया मिलेगा। ये चीज समझ में आया? इतना क्लियर है सबको? आया ना? इतना क्लियर है? यस यस आपको समझ में आया ना सबसे पहले? तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x मेरा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x मेरा पैराबोला है, और y इज इक्वल टू 2x मेरा लाइन है। सो पैराबोला और लाइन कट हो रहा है तो ये कर्व मिलेगा। हम लोग को ये शेडेड रीजन फाइंड करना है जो मैंने शेड किया है। और जब तक मेरे को ये एंड पॉइंट्स नहीं मिल जाता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे को ये एंड पॉइंट्स चाहिए, ये दोनों कहाँ पे कट हो रहे हैं मेरे को ये तो पता है, ये वर्टेक्स है, तो एक पॉइंट तो मुझे पता है कि 1.0,0 है, क्योंकि पैराबोला भी 0,0 से पास हो रहा है और लाइन भी 0,0 से पास हो रहा है। तो मेरे को लोअर लिमिट तो पता है इसका 0 है, अपर लिमिट निकालना पड़ेगा। तो अपर लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, एक कर्व को दूसरे कर्व में पुट करूंगा और वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक बार आपको एक्स का वैल्यू मिल गया तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ आगे। ठीक है, इतना तो समझ में आया, ग्राफ समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, जो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या करना है, वी हैव टू फाइंड नाउ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सो नाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर काम नहीं होने वाला। सो नाउ टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द पैराबोला। क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। ठीक है, सो y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of parabola and the line, to find points of intersection of parabola and the line, parabola और line दोनों का अगर मेरे को points of intersection निकालना है, we are going to equate the values of, equating the values of 2x, equating the values of 2x in both the equations, equating the values of 2x in both the equations, दोनों equations में 2x को equate करेंगे। To find points of intersection of parabola and the line। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। तो दोनों को 2x को इक्वेट करते क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू y कितना हो जाएगा, therefore y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। सो y कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू 1।
तो y का दो वैल्यू आया, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, बट मेरे को y से निकालना नहीं है, मेरे को x से काउंट करना है। यहाँ पे केस बनाएंगे हम लोग, जब y का वैल्यू 0 था, इधर भी पुट करो, यहाँ पे पुट करो, सो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू y बाय 2, तो 0/2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा, जब y का वैल्यू कितना था, 1 था, तो x कितना हो जाएगा, 1/2, y/2 विल बी 1/2, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या आएगा, इधर पे जो पॉइंट मिलेगा, इधर पे ये मिलेगा 1/2, 0 x एक्सिस पे ना, तो ये पॉइंट होगा मेरा 1/2, 0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, इधर वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा मेरा 1/2, 1, समझ में आया, 1/2, 1, बोलो समझा, पॉइंट समझ में आया, 1/2, 1, और दूसरा समझ में आया कि नहीं, देखो ना, ये वाला पॉइंट चाहिए था, एक पॉइंट मिला 0,0 पहले केस से 0,0, और ये वाला पॉइंट कितना मिला 1/2, 1, तो 1/2, मतलब ये कितना रहेगा, 1/2, से कुछ काम नहीं फिलहाल, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये वाला एक पॉइंट मिला, दोनों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट मिला 0,0, तो मैंने पहले बता दिया था आपको, वर्टेक्स, इसका भी वर्टेक्स वही है, y इक्वल 2x भी ओरिजिन से पास करता है, एंड y स्क्वायर इक्वल टू 2x भी ओरिजिन से पास करता है। तो एक तो 0,0 तो पहले था, हम लोग ऐसे ही मिल चुका था, यहाँ पे मिला ऑलरेडी 0,0, और दूसरा क्या मिला, 1/2, x एक्सिस पे हाफ आएगा, y एक्सिस पे 1 आएगा। तो लिमिट्स क्या आएगा इसका, एक हम लोग x एक्सिस का लिमिट लेते हैं, तो लिमिट क्या है इसका, 0 टू क्या रहेगा, 0 टू हाफ, क्या रहेगा, 0 टू हाफ। बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा, सम अभी बहुत बाकी है, इतना समझ में आया, 0 टू हाफ समझ में आया, बोलो क्लियर है। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला मुझे, देखो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्लियरली कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मुझे दो वैल्यू मिला। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या मिलेगा, पहला 0,0, और दूसरा क्या मिलेगा 1/2, 1, इधर देख सकते हो आप, 0,0 x, y, और 1/2, 1 दूसरा, ठीक है। तो 0,0 और 1/2, 1 इतना मिल चुका है। अब हम लोग को एरिया फाइंड करना है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा गाइस, पैराबोला में से लाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पैराबोला है, पैराबोला में से लाइन को ऐड करेंगे, ठीक है। पैराबोला में से लाइन को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ध्यान देना, नाउ द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट्स दोनों का सेम रहेगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, पैराबोला में से हम लोग क्या करने वाले हैं, पैराबोला में से लाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पैराबोला है, इसमें से लाइन को हटा दो, लिमिट्स क्या रहेगा उसका देख लो, x एक्सिस पे लिमिट क्या है, यहाँ पे x एक्सिस पे कितना है 0, और यहाँ पे x एक्सिस में कितना है हाफ, ठीक है ना। तो लिमिट्स में से पैराबोला को हटा देंगे हम लोग, तो लिमिट्स में से जैसे ही मैंने सॉरी पैराबोला में से जैसे लाइन को हटा देंगे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्या होगा, पहले हम लोग लिमिट जब लेंगे, सुनो, जब लिमिट्स लेंगे 0 टू हाफ, तो इतना एरिया मिलेगा, बराबर है, मानते हो। अब जब लाइन लेंगे, जब लाइन लेंगे तो लाइन में 0 टू हाफ इतना एरिया मिलेगा। तो जैसे पैराबोला में से लाइन चला गया तो ये वाला पार्ट बचेगा ना यार, बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है क्या, सर ठीक है। तो पैराबोला में से लाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द कर्व हम लोग ये चीज फाइंड करते हैं, हम लोग ये चीज फाइंड करते हैं, और इसको डबल कर लेते हैं एज पर द रिक्वायर्ड आंसर। पहले ये निकालेंगे, बाद में लाइन का निकालेंगे, तो जैसे ही मैंने पैराबोला में से लाइन हटा दिया तो मेरा ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, आंसर कैसे आएगा, रिक्वायर्ड एरिया का पैराबोला में से क्या होने वाला है, पैराबोला में से हमारा लाइन गायब होने वाला है, पैराबोला में से मेरा लाइन क्या होने वाला है, गायब होने वाला है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी व्हाट, पैराबोला, पैराबोला में से लाइन गायब हो जाएगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट a1 माइनस a2, a1 क्या रहेगा मेरा पैराबोला और a2 क्या रहेगा मेरा लाइन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड उठा के ले लेंगे हम लोग a1 माइनस a2, ठीक है। अब पहले a1 फाइंड करते हैं, तो एरिया क्या, a1 क्या है मेरा, एरिया ऑफ द पैराबोला, एरिया ऑफ द पैराबोला। तो अगर मैं आपको और शॉर्टकट सिखाऊं तो शॉर्टकट अच्छा रहेगा समझने के लिए, ठीक है, ध्यान देना। फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सॉरी फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, y कितना हो जाएगा इसमें, y हो जाएगा प्लस और माइनस √2x, मैं प्लस √2x लिखता हूं। सो पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू √2x, ठीक है। और दूसरा तो ऑलरेडी दिया था, y जो लाइन तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है,
So now required area का फॉर्मूला क्या होगा सुनना. Now required area is equal to what? Area of parabola bounded by line. Area of parabola between the line, कौन सा line? X is equal to 0 and x is equal to half minus area of line. माइनस क्या आएगा? एरिया ऑफ लाइन. लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का इक्वेशन है ना, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू हाफ. ठीक है ना, ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया मेरा. सॉल्व करते हैं इसको. इंटीग्रल ऑफ लिमिट्स क्या है समझ गया रहेगा. 0 टू हाफ y dx. अब यहाँ पे y पैराबोला का y का वैल्यू कितना है? पैराबोला का y का वैल्यू है √2x dx माइनस लिमिट ऑफ 0 टू हाफ. लाइन का इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 2x dx. और इसका लिमिट निकाल के सॉल्व करना है. तो कितना आएगा आंसर? √2. x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 विद द लिमिट ऑफ 0 टू हाफ. यहाँ पे भी 2 बाहर आ गया. x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x²/2 विद द लिमिट ऑफ 0 टू हाफ. x²/2 विद द लिमिट ऑफ 0 टू हाफ. ठीक है. तो गाइस 2 और √2 बाहर आके कितना बचेगा? 1/√2. कितना आएगा अंदर? x रेज़ टू हाफ कितना होता है? 1/4 माइनस 0. यहाँ पे 2 का कैंसिल. कितना आएगा ये? 1/4 माइनस 0. ठीक है. तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1/4√2 माइनस 1/4. ठीक है. एलसीएम लिया तो आंसर आएगा इसका 1 माइनस √2 अपॉन 4√2. दिस इज द फाइनल आंसर स्क्वायर. सर उधर वो √x आएगा ना, x⁻²/3/2 आएगा, √2x आएगा उधर. सर पूरा √x है ना आएगा. √2x एरिया ऑफ पैराबोला में सेकंड स्टेप. अच्छा पूरा √x आएगा ना. हाँ ठीक है. तो गड़बड़ हो गया. तो पूरा का पूरा √x आएगा तो √2 मारेगा, x बचेगा तो √x कितना हो जाएगा? 3/2. 3/2. और ये भी हो जाएगा 3/2. ठीक है. तो 3/2 हो गया. ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा थोड़ा. ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2√2/3. अंदर आ जाएगा हाफ का पावर हाफ रेज़ टू 3/2. सो हाफ का क्यूब 1/8 तो 1/√8 परफेक्ट. तो 1/√8 माइनस 0 बीच में माइनस. ठीक है. क्लियर है इतना? ठीक है. तो कितना आएगा आंसर इसको सॉल्व करने पे? 2√2 कट हो जाएगा. ठीक है. 4 बाहर निकालूंगा मैं. 4 2 तो ये कट ही हो रहा है. 2√8 को 2√2 ही बोलते हैं ना. तो 1/3 माइनस 1/4. तो फाइनल आंसर आएगा 1/12 स्क्वायर यूनिट्स. समझा सबको? ये पैराबोला माइनस किया हम लोगों ने. पैराबोला माइनस लाइन. तो वी गॉट द आंसर एज 1/12 स्क्वायर यूनिट्स. देख लो अच्छे से. इंपॉर्टेंट सम था क्वेश्चन में. थर्ड का फर्स्ट सम था ये. अच्छे से एक बार ऑब्जर्व करो. ठीक है. क्योंकि अगला सम तो पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा सम है ये. तो y² इक्वल टू 2x एंड y² इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 2x. ये दो इक्वेशन था. तो y² इक्वल टू 2x पैराबोला था और y इज इक्वल टू 2x लाइन था. तो पैराबोला और लाइन का डॉट कुछ ऐसा फिगर बनेगा. तो ये जो रीजन मिल रहा है ये फाइंड करना है मुझे. सो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड द लाइन इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ 2x. ये भी 2x y² है, 2x y है. तो y² और y इक्वल हो जाएगा. तो सॉल्व करके y का दो वैल्यू मिला 0 और 1. जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. और जब y का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ. ठीक है. इतना समझ में आया? कहीं पे भी पुट कर सकते हो आप ना, कोई भी इक्वेशन पुट करके आंसर निकाल सकते हो. ठीक है. इतना समझ में आ गया? तो y का वैल्यू जब 0 था तो x भी 0 हो गया. और जब y का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू कितना हो गया? हाफ. मतलब हम लोग को क्या मिलेगा? पॉइंट 0,0 और दूसरा 1/2, 1. So points of intersection are 0,0 and 1/2, 1. Now y² equal to 2x. So y² equal to 2x. So y कितना आएगा? √2x. √2x पूरा whole √2x आएगा. ठीक है. whole √2x. So required area क्या होगा? Area of parabola under these lines minus area of line under this line. ठीक है. So integration of 0 to half √2x 0 to half 2x. All करके we got the answer as 1/12 square units. √8 को हम लोग 4√2 लिख सकते हैं.
2 root 2, 2 root 2, 2 root 2 cancel, तो 1/3, 1/3 minus 1/4, we got the answer as 1/12. देख लो, थोड़ा बहुत समझ में आया सब, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से, ग्राफ समझ में आना चाहिए अच्छे से। क्लियर है क्लास, अंडरस्टूड है, समझ में आया एवरीवन? आज का लेक्चर क्लियर है? Yes. थोड़ा बहुत समझा लेक्चर आज का सबको, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, आप देखोगे तो अपना एक्सरसाइज 3 में और 3-4 क्वेश्चन है और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा एरिया अंडर द कर्व, यही टॉपिक है हमारा। अगर ये टॉपिक हम लोग को अच्छे से आता है तो हम लोग इजिली स्कोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। कंडीशन की आपको इक्वेशंस ऑफ पैराबोलास, इक्वेशंस ऑफ एलिप्स सब आना चाहिए, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? आज का लेक्चर समझ में आया पक्का एवरीवन? ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अगले लेक्चर में शायद चैप्टर हो जाएगा, बट उससे पहले प्लीज ये प्रिपेयर करके आओ। मोस्टली हम लोग जो टॉपिक करते हैं वो टाइप 1 ही करते हैं, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइंस x is equal to a and x is equal to b। क्या फॉर्मूला है उसका? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to b y dx। दूसरा टाइप क्या था? एरिया अंडर द कर्व x is equal to g of y bounded by the y axis and the lines y is equal to c and y is equal to d। तो इसका फॉर्मूला क्या था? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ c to d y dx, ठीक है, g of y dx। तो इसका आंसर क्या आएगा? x dy। बोलो क्लियर है? टाइप 1 टाइप 2 समझ में आया? मोस्टली उन्होंने टाइप 1 यूज किया आज के लेक्चर में, एक ही समय उन्होंने टाइप 2 वाला किया था, सेकंड सब। समझ में आया क्लास लेक्चर? प्लीज कंफर्म, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक, चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।